डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि शर्मा, इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर। जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन की वजह से हम नियमित कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं और हमारा बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें ताकि आप घर पर रहकर भी अध्ययन कर सकें। तो इसके लिए आज हम 12वीं क्लास की गणित शुरू करेंगे और उसका पहला अध्याय जो है संयुक्त फलन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था और इस लॉकडाउन के दौरान जो 3-4 महीने की हमने छुट्टियां बिताई है उनमें हम भूल चुके। तो सबसे पहली जो बात, सबसे बेसिक जो बात है उससे हम शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे, बढ़ाएंगे और उच्च स्तर तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि फलन क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय है ए और बी। आपने ए से एक नियम परिभाषित किया बी में, जिसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है कि ए का कोई भी अवयव आप लें, प्रत्येक अवयव जो ए में है के लिए एक अवयव, एक अद्वितीय अवयव बी में इस प्रकार से हो, में इस प्रकार से हो कि एफ ए बराबर बी। तब इस विशेष नियम को हम फलन कहेंगे। क्लियर? तो उदाहरण के तौर पर मानिए कि आपके पास एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और एक दूसरा समुच्चय बी है जिसमें अवयव हैं ए, बी, सी, डी और ई। मैंने एक नियम परिभाषित किया एफ ए से बी में, किस प्रकार से कि मानिए कि एफ जो है वो 1 को सी पर, 2 को ई पर, डी पर और ए पर इस प्रकार से मैप करता है। तो इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक अवयव जो ए का है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, उसके लिए हमारे पास बी में एक अद्वितीय अवयव हैं। जैसे कि एक की केवल एक ही इमेज बन रही है सी, इस अवयव बी को हम क्या कहेंगे? इस अवयव बी को हम प्रतिबिंब कहेंगे या इमेज कहेंगे। और इस अवयव ए को हम क्या कहेंगे? इसको हम बिंब कहेंगे या प्री इमेज कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्री इमेज या बिंब के लिए हमारे पास केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे 1 के लिए सी, 2 के लिए ई, 3 के लिए डी और 4 के लिए ए। हम एक दूसरा नियम परिभाषित करें इसी समुच्चय ए से जिसमें 4 अवयव हैं, एक दूसरे समुच्चय बी पर जिसमें वही 5 अवयव हैं ए, बी, सी, डी, ई। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार हो रहा है कि एक सी पर जा रहा है, 2 भी सी पर जा रहा है, लेकिन एक साथ में डी पर जा रहा है, कुछ इस तरीके से। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि इस बार हमारे पास जो समुच्चय ए है उसमें एक बिंब ऐसा है 1 जिसके 2 प्रतिबिंब बने, एक सी बना, एक डी बना। तो हमारी परिभाषा यहां पर लागू नहीं होती क्योंकि हमने कहा अद्वितीय। यहां पर एक से अधिक है, तो एक से अधिक नहीं होने चाहिए। इसलिए यह जो नियम है एफ, या इसको मैं जी बोलूं, तो ये जी एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? आपको क्लियर हुआ होगा कि यहां पर कुछ बिंब ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं। क्लियर? एक उदाहरण और लेते हैं। मानिए कि आपके पास वही दो समुच्चय हैं, एक ए है, एक बी है। 1, 2, 3, 4 ए, बी, सी, डी, ई।
एक सी पर गया, 2 ई पर गया, 3 बी पर गया, लेकिन 4 कहीं नहीं गया। इस स्थिति में भी अगर हम इस H की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक अवयव ऐसा है जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं बना। हालांकि बाकी तीनों के एक एक प्रतिबिंब बन रहे हैं जो कि परिभाषा के हिसाब से है, लेकिन 4 एक ऐसा अवयव है जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो इस स्थिति में भी हमें अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं मिला। हमने कहा प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय अवयव होना चाहिए, जबकि यहां पर हमारे पास प्रत्येक के लिए नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो बचे रह गए। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इस परिभाषा में 2 शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें सत्यापन करना होता है। एक है प्रत्येक और दूसरा है अद्वितीय। अगर इनमें से एक भी नहीं है, जैसे कि यहां पर अद्वितीय नहीं था और यहां पर प्रत्येक नहीं है, तो हमारा नियम जो है वो फलन नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक के लिए प्रतिबिंब है, तो ये बात संतुष्ट होती है, सत्यापित होती है, और प्रत्येक केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है, इसलिए अद्वितीयता भी है, इसलिए यह एक फलन है। क्लियर? फलन के बारे में विस्तृत चर्चा हमने कक्षा 11 में कर ली थी, तो इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष प्रकार के फलन हमने परिभाषित किए थे, जिनमें से सबसे पहला था एकेकी फलन। और एकेकी है तो साथ में बहुएकी भी हम परिभाषित करेंगे। क्या होते हैं एकेकी और बहुएकी फलन? तो मानिए कि f एक फलन है a से b में। यदि यहां पर ऐसा हो कि यदि f a और f b समान हो, तो इसका अर्थ ये निकाला जा सके कि a और b भी समान है या बराबर है, तब हम कहेंगे कि f कैसा है? f एकेकी है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानिए आपके पास 2 समुच्चय हैं a और b। वही समुच्चय मैं ले रहा हूं 1 2 3 4, a b c d और e। हम मानिए कि ये इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 जो है वो b पर गया और 2 भी b पर जा रहा है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि f ऑफ 1 भी कितना है? b है। 3 और 4 के लिए हम कुछ परिभाषित कर देते हैं, ये आवश्यक नहीं है। f2 भी कितना है? b है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि f1 और f2 तो बराबर है, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन एकेकी नहीं है। यह फलन एकेकी नहीं है। एकेकी होने के लिए क्या आवश्यक हुआ? फिर एकेकी होने के लिए आवश्यक हुआ, सॉरी, एकेकी होने के लिए आवश्यक हुआ कि यदि कोई अवयव B में है तो उसका केवल एक ही बिंब होना चाहिए। हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर B किसी अवयव का प्रतिबिंब है तो वो केवल एक ही अवयव का प्रतिबिंब है। यहां पर स्थिति अलग थी, यहां पर B 2 अवयवों का प्रतिबिंब था। मतलब 2 भाई ऐसे थे जो कांच के शीशे के सामने खड़े हों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर कोई शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसकी छाया केवल एक ही बनेगी और उसके जैसी बनेगी। तो इस स्थिति में f कैसा है? f एकेकी है। तो यदि f एकेकी नहीं है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि f कैसा है? f बहुएकी है। यदि कोई फलन एकेकी नहीं है तो हम कहेंगे कि फलन बहुएकी है।
क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि एक एक की होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए। सह प्रांत में इस समुच्चय B को क्या कहते हैं हम? इस समुच्चय B को कहते हैं सह प्रांत। इस समुच्चय A को क्या कहते हैं? प्रांत। और इसमें ये जो अवयव हमारे काम आए, जो प्रतिबिंब बने, इन अवयवों के समुच्चय को क्या कहते हैं? परिसर। ये आपको पता है कक्षा 11 से। तो सह प्रांत में अगर ऐसा कोई अवयव है जिसके एक से अधिक बिंब हो, जैसे कि यहां पर है, तो वो बहुएकी होगा, अन्यथा वो कैसा होगा? वो एकेकी फलन होगा। क्लियर? इसके पश्चात हम दो और विशेष प्रकार के फलनों की बात करेंगे। पहला है आच्छादक फलन और दूसरा है अंतरक्षेपी। आच्छादक और अंतरक्षेपी, ऑन टू और इनटू फंक्शंस। मानिए आपके पास एक फलन है ए से बी में 1 2 3 4 ए बी सी। एक और फलन हम साथ में ले लेते हैं 1 2 3 4 ए से बी में ए बी सी। ये आपका ए, ये आपका बी, जी, ये आपका ए, ये बी, ये एफ। कुछ इस प्रकार से है कि एक बी पर, 2 सी पर, 3 ए पर और 4 बी पर। जबकि यहां पर यह वाला फलन इस प्रकार से है कि 1 बी पर, 2 सी पर, 3 बी पर और 4 सी पर। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि इस फलन f के लिए सह प्रांत और परिसर दोनों समान हैं, जबकि इस फलन के लिए हम देख रहे हैं कि परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय है। दिख रहा होगा आपको स्पष्ट। यहां पर देखो, परिसर में भी ए बी सी है, सह प्रांत में भी ए बी सी, 3 ही अवयव हैं, जबकि यहां पर परिसर में केवल 2 अवयव आए, बी और सी, जबकि सह प्रांत में 3 अवयव हैं, ए बी और सी तीनों हैं। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि सह प्रांत और परिसर समान है, जबकि यहां पर परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय है। अगर इस प्रकार की स्थिति बने कि सह प्रांत और परिसर समान है, तो हम कहेंगे फलन कैसा है? आच्छादक है, वो ऑन टू है, मतलब कि समुच्चय ए समुच्चय बी को पूरी तरीके से ढक लेता है, पूरी तरीके से बी पर आच्छादित हो जाता है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो देखो कपड़ा हमने काम में लिया ढकने के लिए, वो छोटा पड़ गया, मतलब अंतरक्षेपण हुआ। इसलिए यह फलन कैसा है? यह फलन इनटू है। इसने क्या किया? कुछ अवयव परिसर के बाहर छोड़ दिए सह प्रांत में। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि फलन आच्छादक है, अगर इस प्रकार का है तो हम कहेंगे कि फलन अंतरक्षेपी है। उसके बाद हम और फलन परिभाषित कर सकते हैं। एकेकी आच्छादक, जो फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकेकी अंतरक्षेपी, अगर एकेकी है और अंतरक्षेपी है। बहुएकी आच्छादक, अगर फलन बहुएकी भी है और आच्छादक है। बहुएकी अंतरक्षेपी, अगर फलन बहुएकी भी है और अंतरक्षेपी भी है। इस प्रकार से हम 4 फलन और परिभाषित कर सकते हैं विशेष प्रकार से। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो अब हम तैयार हैं संयुक्त फलन को परिभाषित करने के लिए। हमारे अध्याय का नाम है, आपको जैसे कि पता ही है, संयुक्त फलन।
तो ये संयुक्त फलन क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास दो फलन हैं, एक है f a से b में परिभाषित और दूसरा है g जो कि परिभाषित है b से c में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि f का परिसर और g का प्रांत दोनों समान है। क्लियर? तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि अगर मैं कोई मान लीजिए a लेता हूं, a से माना a कोई अवयव है a का, तो इस स्थिति में f क्या करेगा? f प्रत्येक बिंब के लिए एक अद्वितीय प्रतिबिंब देगा। कहाँ मिलेगा प्रतिबिंब? b में। इसलिए हमारे पास एक b होगा b में, ताकि एफ ए बराबर हो b के। क्लियर? अब ये b जो है, ये b कहाँ है? इस b में है। इसका मतलब, और g एक फलन है, इसलिए हमारे पास एक c होगा। कहाँ पर? c में। किस प्रकार से कि g ऑफ b जो है वो किसके बराबर हो? c के। तो यहां पर हमने गाड़ी कहां से शुरू करी? हमने चलना शुरू किया a से, पहुंच गए कहां पर? c पर। किस प्रकार से कि a का हमने f प्रतिबिंब निकाला, क्या मिला? b। और फिर b का हमने g प्रतिबिंब निकाला, क्या मिला? c। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि हम GOF a की बात कर सकते हैं, और ये क्या होगा? ये होगा g प्रतिबिंब किसका? एफ ए का। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले a हमने लिया, उसका f प्रतिबिंब निकाला, जो प्रतिबिंब मिला उस प्रतिबिंब का हमने फिर g प्रतिबिंब निकाला। तो इस स्थिति में ये जो फलन है GOF, ये कहां से कहां परिभाषित हुआ? ये GOF जो है ये अवयव इनपुट में तो ले रहा है a से, और आउटपुट में कहां दे रहा है? आउटपुट में ये अवयव दे रहा है c के। इसका मतलब GOF कहां से कहां परिभाषित है? a से c में। क्लियर? तो इस स्थिति में ये जो फलन हमारे पास, नया फलन जो बनकर आया GOF, इसको हम g और f का संयुक्त फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त फलन। और ये कहां से कहां परिभाषित होगा? a से c में। और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन समुच्चय है, एक तो है a, दूसरा है b और तीसरा है c। 1 2 3 4 a b c d, e भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, b कोई भी समुच्चय हो सकता है। यहाँ पर c में मान लीजिए कुछ और अवयव हैं, u v w x y z, कुछ अवयव हैं। f परिभाषित है a से b में और g परिभाषित है b से c में। तो यहाँ पर फलन की परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक बिंब के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। 2b पर गया, 1b पर गया, 2b पर गया, 3c पर गया, 4d पर गया, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक बिंब के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब है। लेकिन यह फलन ना तो एकेकी है, क्योंकि b एक ऐसा अवयव है जिसके दो बिंब हैं, और ना ही यह फलन आच्छादक है, क्योंकि हमारे पास a और e इस प्रकार के अवयव बचे रह गए जिनका कोई बिंब नहीं है। इसका मतलब सहप्रांत और परिसर समान नहीं है। क्लियर? इसके बाद g कोई फलन है तो हमें g को परिभाषित करना पड़ेगा। मानिए a v पर इस तरीके से परिभाषित ये एक फलन है g। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि g एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं a से शुरुआत करूं और c में पहुंचूं वाया f और g, तो मुझे 1 2 3 और 4 इनके लिए GOF प्रतिबिंब मिलेंगे c में। c क्या है? u v w x y z। हम देख रहे हैं कि एक गया b पर और b गया w पर, मतलब एक कहाँ गया? w पर। फिर 2 गया b पर और b गया w पर, मतलब 2 भी कहाँ गया? w पर। 3 से c और c से x, मतलब 3 से x, और 4 से d और d से y, मतलब 4 से y।
तो इस तरीके से यह संयुक्त फलन परिभाषित है ZOF, कहां से कहां, A से C में। क्लियर। हम कुछ पाठ्य पुस्तक के उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ए आपका क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर कुछ बातें सीखी। क्या सीखा कि F और G का एकेकी और आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या है, आवश्यक ये है कि F का परिसर, F का परिसर उपसमुच्चय हो G का प्रांत, तब हम ZOF परिभाषित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मान लीजिए यहां पर परिसर बड़ा हो, B में कुछ अधिक अवयव हो, तो उस स्थिति में उस अवयव के लिए हम यहां पर प्रतिबिंब नहीं ढूंढ पाएंगे, और उस प्रतिबिंब के बिना हमारे पास A के उस बिंब का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं होगा, और प्रतिबिंब नहीं होगा इसका मतलब हम फलन की परिभाषा संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह संयुक्त फलन परिभाषित उस स्थिति में नहीं होगा। तो यह शर्त आवश्यक है। क्लियर। चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए A एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं, 1 2 3। B एक समुच्चय है जिसमें 2 अवयव हैं, 4, 5। और C एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं, 7, 8 और 9। यह आपके पाठ्य पुस्तक का पहला उदाहरण है। हमें कहा गया है कि F A से B में और G B से C में इस प्रकार से परिभाषित है कि F1 तो क्या है 4, F2 क्या है, F2 भी 4, F3 क्या है, F3 है 5, F3 के बाद G4, G4 जो है वो क्या है, वो है 8, और G5 क्या है, G5 है 9। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि यहाँ पर संयुक्त फलन किस प्रकार से है। तो आप देखिए ये आपका A क्या है 1 2 3, ये आपका B क्या है 4, 5, और C क्या है, C है आपका C क्या है आपका C क्या है 7, 8 और 9। हमें कहा गया कि F1 क्या है 4 है, F2 क्या है 4 है, F3 क्या है 5 है, फिर G4 क्या है, G4 8 है, और G5 9 है। तो हम देख रहे हैं कि फलन जो संयुक्त फलन परिभाषित होगा A से C में क्या होगा, ZOF 1 2 3 7 8 9। तो संयुक्त फलन क्या परिभाषित हुआ, 1 से 4 पर F इमेज, और फिर G इमेज कहां से कहां है, 4 से 8 पर, मतलब 1 से 8 पर, फिर 2 से 4 पर, और 4 से 8 पर मतलब 2 से 8 पर, और फिर 3 से 5, 5 से 9 मतलब 3 से 9। तो ये हमारा संयुक्त फलन परिभाषित होगा। तो हम कह सकते हैं कि ZOF 1 जो है वो तो कितना होगा 8, ZOF 2 कितना होगा, वो भी 8, और ZOF 3 कितना होगा, वो होगा 9। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। आप बीच में वीडियो को पॉज करें, प्रश्न लिखने के बाद बोर्ड पर आप उसको हल करने का प्रयास करें।
अगर आप हल कर पाते हैं तो उसके उत्तर को फिर आप बोर्ड से मैच करें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न करते हैं। मानिए कि पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एफ आर से आर में परिभाषित है। आपको पता है आर क्या है? आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एफ आर से आर में है, जी भी आर से आर में परिभाषित है। किस प्रकार से? पहला भाग जो है वो है कि एफ एक्स बराबर तो है 2x प्लस 3, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तब हम देख रहे हैं शर्त हमारी क्या थी संयुक्त फलन परिभाषित होने के लिए? शर्त हमारी थी कि f का परिसर और g का प्रांत समान होना चाहिए, मतलब हम GOF परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि g का परिसर और f का प्रांत भी समान है, इसलिए हम FOG भी परिभाषित कर सकते हैं। ये दोनों भी कहां से कहां परिभाषित होंगे? ये अभी r से r में और ये भी r से r में। किस तरीके से होंगे? तो हम देख रहे हैं कि GOFX निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें G इमेज निकालनी पड़ेगी। किसकी? FX की। यहां हमें क्या करना पड़ेगा? X की F इमेज देखनी पड़ेगी। X की F इमेज हमें क्या मिलती है? 2x प्लस 3। इसलिए यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2x प्लस 3। इसका मतलब G इमेज निकालनी है किसकी? 2x प्लस 3, लेकिन x की z इमेज क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर अगर x है तो यहां क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर 2x प्लस 3 है तो यहां पर क्या आएगा? 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5। ये कितना हो गया? ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस 9 प्लस 5। इसका मतलब GOFX कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। क्लियर? इसी प्रकार हम FOG की बात करें, हमें निकालना है FOG x। ये कितना आएगा? ये आएगा F प्रतिबिंब किसका? GX का। लेकिन x का z प्रतिबिंब क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब f प्रतिबिंब किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो हमें क्या करना है? यहां पर x हो तो यहां 2x आता है, यहां पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 13। तो ये हमारा संयुक्त फलन हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से कुछ और पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं जो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं प्रश्न लिखता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उन्हें करने का प्रयास करें, और उसके बाद अगर आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को आगे देखें। दूसरा भाग इसका है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8, gx बराबर 3x क्यूब प्लस 1। तीसरा भाग है fx बराबर x और gx बराबर मॉड x। चौथा भाग है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड gx बराबर 3x माइनस 4। तो इस प्रश्न को आप करने का प्रयास करें, वीडियो को यहीं पर पॉज करें और
इन तीनों को करने का प्रयास करें, उसके बाद दोबारा प्ले करके आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, आगे देखें। आप कम से कम एक बार प्रयास जरूर करें। चलिए, तो मैं दूसरा भाग हल करता हूं यहां पर। तो हम देख रहे हैं कि f और g के प्रांत और सहप्रांत दोनों ही वही के वही हैं जो हमारे पहले भाग में थे, इसलिए संयुक्त फलन भी उसी प्रकार से परिभाषित होंगे। FOG R से R में और GOF भी R से R में। तो हमें पता है कि इन सभी के लिए FOG भी परिभाषित होगा कहां से कहां, R से R में, और GOF भी परिभाषित होगा कहां से कहां, R से R में। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम इस प्रश्न की बात करें तो यहां पर हम पहले FOG निकालें। FOGX हमें फाइंड करना है। ये क्या होगा? F प्रतिबिंब किसका? GX का। लेकिन F प्रतिबिंब किसका? GX क्या है? GX है साहब 3x क्यूब प्लस 1। इसका मतलब हमें किसका F प्रतिबिंब निकालना है? 3x क्यूब प्लस 1 का। अगर यहां x है तो यहां x है, अगर यहां पर 3x क्यूब प्लस 1 है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? 3x क्यूब प्लस 1। और फिर इस x का क्या करना है? स्क्वायर, तो यहां पर इसका स्क्वायर प्लस 8। क्लियर? तो यहां पर हम इस होल स्क्वायर का विस्तार कर दें, ये आ जाएगा 9x की पावर 6 प्लस 3 दूनी 6x क्यूब प्लस 1 प्लस 8 इक्वल 9x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 9। चलिए, GOF की बात करें तो GOFX कितना आएगा? GOFX आएगा साहब G प्रतिबिंब किसका? FX का। मतलब G प्रतिबिंब किसका? FX। FX क्या है? FX है x स्क्वायर प्लस 8। इसका मतलब G में x हो तो यहां x आता है, यहां x स्क्वायर प्लस 8 हो तो यहां पर x की जगह कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 8, तो 3x स्क्वायर प्लस 8 की होल क्यूब प्लस 1। विस्तार कर देते हैं, 3 a प्लस बी की होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 1। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 3x टू द पावर 6 प्लस 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 x की पावर 4 प्लस 64 64 3 3 9, 9 चौक 36, हाथ में 3, 9 54 और 3 57, 576 एक्स स्क्वायर प्लस 8 की क्यूब 8 क्यूब 8 8 जा 64, 8 जा 512, 512 512 दिए 1536 प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? ये हुआ 3x की पावर 6 प्लस 72x4 प्लस 576x स्क्वायर प्लस 1537। इतना करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम अगर इतना लिखकर छोड़ दें तो भी हमारा आंसर तो वैलिड ही है। ये तो कैलकुलेशन करना हुआ हमारा, विस्तार से पूरा सॉल्यूशन बताना। संयुक्त फलन तो इतना भी काफी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये है। इस प्रश्न को आपने हल किया होगा, थर्ड पार्ट को आपने हल किया। चलिए हम करते हैं इसको हल। तो हमें निकालना है थर्ड पार्ट में एफ ओ जी एक्स, ये कितना होगा? एफ ऑफ जी एक्स, ये कितना होगा? एफ ऑफ जी एक्स क्या है? मॉड एक्स। मतलब हमें क्या करना है? हमें x की जगह क्या लिखना है? मॉड x। तो यहां पर x जहां कहीं भी दिखेगा हम क्या लिख देंगे? मॉड x। तो हमारा एफ ओ जी एक्स कितना आया? मॉड x। ठीक है,
हमें निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, तो ये कितना आएगा जी ऑफ एफ एक्स, ये कितना आएगा जी ऑफ एफ एक्स, क्या है एफ एक्स है एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स, और जी एक्स क्या है जी एक्स है मॉड एक्स, तो हम इस जी एक्स की जगह क्या लिख देंगे मॉड एक्स। ठीक है, चौथा पार्ट जो है उस हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, तो हम उसको इस तरफ करते हैं। चलिए, तो हम पहले निकालें चौथे पार्ट में एफ ओ जी एक्स, क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स, लेकिन जी एक्स क्या है जी एक्स है 3x माइनस 4, तो हमें क्या करना है जहां कहीं भी x दिख रहा है एफ एक्स में उसकी जगह कितना लिखना है 3x माइनस 4, तो ये कितना हुआ 3x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम 3x माइनस 4 प्लस 3, ये कितना हुआ 3x माइनस 4 होल स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 4 12 दूनी 24x प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 दूनी 6x माइनस 8 प्लस 3, ये कितना हुआ 9x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 6 माइनस 18x प्लस 16 माइनस 8 प्लस के 8 प्लस 3 प्लस के 11, तो ये हमारा क्या आया एफ ओ जी एक्स। जी ओ एफ एक्स निकालें, तो जी ओ एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या है जी ऑफ एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हाँ जी, तो x की जगह z में क्या लिखना है हमें, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4, तो ये कितना हुआ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4 तो प्लस 5, दिस इज द सॉल्यूशन। आया समझ में? तो इस प्रश्न से आपको एक बात क्लियर हुई होगी कि देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे यहां पर एफ ए से बी और जी बी से सी में, तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये समान है, इसलिए जीओ एफ तो परिभाषित होगा, है ना, ये तो परिभाषित हो जाएगा, लेकिन एफ ओ जी परिभाषित नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम दो फलनों की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कई सारी स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति कि दो संयुक्त फलनों में से एक परिभाषित हो दूसरा हो ही ना, या फिर दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि दो संयुक्त फलनों में से दोनों परिभाषित हो लेकिन दोनों अलग अलग हों, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संयुक्त फलन परिभाषित हो और दोनों समान आ रहे हों। तो हम केवल फलन को देखकर ये नहीं कह सकते कि क्या ये फलन इन दो फलनों के संयुक्त फलन समान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या एक परिभाषित है दूसरा परिभाषित ही नहीं होगा। अतः इस बात को हम किस प्रकार से कहेंगे, हम कहेंगे कि फलनों का संयोजन, क्या कहेंगे कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमेय नहीं होता। क्या कहेंगे कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमेय नहीं होता, क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता। लेकिन और बहुत सारे गुणधर्म होते हैं जिनके बारे में क्या कहा जा सकता है, तो हम कुछ प्रमेय की चर्चा करें। कथन है, प्रमेय का कथन है कि फलनों का संयोजन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। हाँ जी, तो साहचर्य गुणधर्म हमें पता है कि हमें कम से कम 3 फलन चाहिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 फलन है, एफ ए से बी में, जी बी से
सी में और एच सी से डी में। 3 फलन इस प्रकार से हैं। हम इसका प्रमाण या उपपत्ति दे रहे हैं इस प्रमेय की कि किस प्रकार से इस बात को सत्यापित किया जा सकता है जी। तो यहाँ पर फलन कौन कौन से परिभाषित हैं हम देखें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इन दोनों का संयुक्त फलन GOF परिभाषित है। कहाँ से कहाँ? A से C में। क्यों? ये दोनों समान हैं। फिर इन दोनों में हम देख रहे हैं कि HOG परिभाषित है। कहाँ से कहाँ? B से D में। क्यों? ये दोनों समान है तो यहां से यहां परिभाषित होगा। उसके बाद हम इस फलन का इसके साथ संयोजन कर सकते हैं। देखिए, इस फलन का सहप्रांत मतलब परिसर और इसका प्रांत समान है, तो इसका मतलब हम क्या परिभाषित कर सकते हैं? हम परिभाषित कर सकते हैं H ऑफ GOF। ये कहां से कहां होगा? ये होगा साहब इसके प्रांत से इसके सहप्रांत में। इसी तरह हम इस फलन का इसके साथ संयोजन कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? HOG OF निकाल सकते हैं। ये कहां से कहां होगा? ये होगा साहब, देखिए बाद में ये आ रहा है, जो बाद में आता है उसका तो सहप्रांत प्रांत, और जो पहले लिखा जाता है उसका सहप्रांत। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रकार से ये तीनों फलनों का संयोजन परिभाषित है। एक है HOGOF और दूसरा है HOGOF। दोनों के दोनों समान समुच्चय से A से समान समुच्चय D पर परिभाषित हैं। इसका मतलब इन दोनों फलनों के प्रांत समान है, सहप्रांत समान है, ये हम देख पा रहे हैं। अब हमें दोनों फलनों को समान दिखाने के लिए क्या दिखाना है? 2 फलन समान कब होते हैं? जब उनके प्रांत समान हो, उनके सहप्रांत समान हो, साथ में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भी दोनों फलन समान ही देते हो। तो यहां हमें दिखाना है कि ये दोनों फलन किसी भी अवयव के लिए प्रतिबिंब भी समान ही बनाते हैं। तो हम दोनों के लिए गणना कर लेते हैं। कोई अवयव x लेते हैं A में, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा देखते हैं। तो HOGOF x, इसका x प्रतिबिंब निकालते हैं हम, देखें क्या बनता है। x का प्रतिबिंब निकालते हैं तो ये क्या बनेगा साहब? ये बनेगा H ऑफ GOF x। देखिए 2 फलन हैं, हमने अभी अभी देखा GOF x का मतलब परिभाषित किया था कि G ऑफ fx। O हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट आ जाता है। O की जगह हम क्या करते हैं? एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये O हटेगा, इसकी जगह हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे हम गणना करें तो ये क्या होगा? H, ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें फिर से हमें इस O को हटाना है तो हमें इसकी जगह एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मझला ब्रैकेट लगा देते हैं इस बार fx। लेकिन इस बात को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि पहले अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं तो यहां पर मुझे एक O लिखना पड़ेगा, और किस पर कैलकुलेशन हो रही है? fx पर। अब यदि मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं तो मुझे फिर से एक O लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि HOGOF का x प्रतिबिंब वही है जो HOGOF का है। इसका मतलब ये दोनों फलन प्रत्येक x के लिए समान प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए ये दोनों फलन तुल्य हैं, समान हैं। और अगर ये दोनों फलन समान हैं, इसका मतलब हमने सत्यापित किया कि फलनों का संयोजन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। क्लियर? चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं, कुछ और समस्याओं को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि a बराबर
ए बी सी और बी बराबर यू वी डब्ल्यू हो, यू वी डब्ल्यू हो, एफ ए से बी में परिभाषित है और जी बी से ए में, तब एफ तो क्या है? एफ तो इस तरीके से है कि ए का प्रतिबिंब तो वी है, बी का यू और सी का डब्ल्यू, और जी इस तरीके से परिभाषित है कि u कोमा बी, v कोमा ए और w कोमा सी। तब हमें FOG और GOF ज्ञात करने हैं। हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर F में क्या है? F में A का प्रतिबिंब क्या बना? V, B का U और C का W। इसी तरह G में U का प्रतिबिंब क्या बना? B, V का A और W का C। तो हम इनको अपने नोटेशन में डिनोट कर लेते हैं, ये A, ये B, ये आपका F, A B C से U V W में। A का प्रतिबिंब क्या है? A का प्रतिबिंब V है, B का क्या है? U है और C का W। इसी तरह ये B, ये A, ये Z, U V W से A B C में कहाँ जा रहा है? B पर, V A पर और W C पर। तो जब मैं FOG परिभाषित करूंगा तो वो कहां से कहां होगा? A से A में ही। FOG सॉरी GOF, GOF कहां से कहां परिभाषित होगा? GOF परिभाषित होगा A से A में। किस प्रकार से? A B C। देखिए A का F प्रतिबिंब देखेंगे सबसे पहले। A का F प्रतिबिंब क्या है? V, और फिर V का Z प्रतिबिंब क्या है? A, मतलब A कहां मैप हुआ? A पर। फिर B गया U पर और U वापस आया B पर, मतलब B से B, और C से W, W से C, मतलब C से चलकर कहां पहुंचा? C पर। तो GOF इस तरीके से परिभाषित होगा। FOG B से B में परिभाषित होगा किस तरीके से? UVW। देखिए FOG को देखने के लिए मैं पहले Z को देखूं U से B, फिर B कहां जा रहा है? B जा रहा है वापस U पर F में, इसलिए U से U, V से A, A से V, इसलिए V से V, और W से C और C से W, मतलब W से W। तो इस तरीके से ये दोनों संयुक्त फलन परिभाषित हो जाएंगे। क्लियर?